हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माई सेल्फ लव शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप जो सभी लोग हैं अपने घर पर अच्छे से होंगे, इस कोरोना वायरस से डटकर लड़ रहे होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है पंजाब पटवारी के लिए वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप एज यू ऑल नो कि पंजाब पटवारी के लिए अभिपीडिया की तरफ से एक फ्री वार्म अप कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया है, सो डैट इस मुश्किल के टाइम में जो आपकी स्टडी है वो किसी भी तरीके से वो रुक ना सके और आपकी जो प्रिपरेशन है, आपने जो एक ड्रीम देखा है पंजाब पटवारी के लिए, वो आपका फुलफिल हो सके। क्योंकि ऐसे टाइम पर जो स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली घर पर रहकर उनके लिए प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। सो इन डैट केस ये जो इनिशिएटिव है ये लिया गया है, ठीक है। तो अभी तक जो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, जैसे आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, वो हिस्ट्री का सेशन रहेगा, ठीक है। हम इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री से उसमें एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न इंडिया से जो जीएस का पार्ट रहता है, आपको पता होगा, अगर आपने जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम का जो सिलेबस अगर आपने स्टडी किया हो तो उसमें जो जीएस का पोर्शन है, स्पेसिफिकली इंडिया स्पेशल जीएस का पोर्शन जो है उसमें से 15 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें से 4 to 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री एक मेजर एस्पेक्ट बन जाता है, ठीक है, पूरे के पूरे जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर। तो लास्ट ईयर जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के बेस पर जो है ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेम किए गए हैं आपके लिए। तो उससे प्लीज़ आप लोग जो है जो भी सेशन में अभी तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वो प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सो डैट कि जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो भी जो है इस सेशन का जो है एडवांटेज ले सकें और जो है उनकी प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। तो चलिए जो हमारा आज का सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सेशन की शुरुआत बच्चों इंस्पिरेशन एक थॉट के साथ जरूर होनी चाहिए। ऐसे इस टाइम के अंदर जिस टाइम पर थोड़ा सा जो हमारे साथ के जो लोग हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, इस कोरोना वायरस को जंग को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर जो है जो सेशन की शुरुआत है वो इंस्पिरेशन थॉट के साथ करेंगे। समटाइम्स वी विन, समटाइम्स वी लर्न। मतलब हम कभी कुछ समय तो हम जीतते हैं या कुछ समय हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये भी टाइम जो है बच्चों, ये भी हमारा सीखने का ही टाइम है, जिसको हमने जो है वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर हम आज के टाइम को रहकर सीखेंगे, अपने घरों में जब हम बैठे हुए हैं, जब हम आज के टाइम में रहकर सीखेंगे तभी जो हम एग्ज़ाम के अंदर विन कर पाएंगे। और लूज़ करनी कोई ऑप्शन ही नहीं होती है, ठीक है। या तो आप सीखते हैं किसी न किसी सिचुएशन में, या तो आप उस सिचुएशन को से निकल करके आप जो है विन रहते हैं, ठीक है। तो हमें आज के टाइम पे लर्न करना है और जो आने वाले जो हमारा जो टाइम है, जो हमारा एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर विन करना है, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कि जो हमारा जो ये पूरा का पूरा जो एक फ्री क्रैश कोर्स रहेगा ये एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगा। तो इसके अंदर जो एमसीक्यू बेस्ड से ही आपको जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। आप जो लोग हैं कि आपको जो साथ साथ जो है आपको आपके चैट बॉक्स के अंदर जो है आंसर करना है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो और साथ साथ पूरे क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप सभी लोग प्लीज आंसर कीजिए। The credit of the discovery of first Paleolith in India, which opened the field of prehistoric studies in countries, goes to option A Burkitt, option D Terra and Patterson, option C Robert Bruce Foote and option D H.D. Sanakilia। कि जो पैलोलिथ, जो फर्स्ट पैलोलिथ जो है, ठीक है, पैलोलिथ का मीन्स होता है ओल्ड, पैलो मीन्स ओल्ड एंड लिथ मीन्स एज। जो ओल्ड स्टोन एज है, ठीक है, जो ओल्ड स्टोन एज है, हिस्ट्री में जो है जो एक हिस्ट्री को जो आगे डिवाइड किया जाता है इसमें, जिसके अंदर प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड होता है। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है जिसके अंदर जो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ के जो पत्थर के जो टूल्स हैं, स्टोन टूल्स हैं, उनसे मिलती है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको दिया गया था, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों रॉबर्ट ब्रूस फुटे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है। ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो था जो पैलियोलिथिक जो साइट थी उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर कीजिए। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वाज इन लैंग्वेज, जो कि ये जो क्वेश्चन है ये जो है वो यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है। तो आपको ये यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कोई भी ऐसे नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन को उठा करके डाल दिया गया है। पूरी रिसर्च के साथ जो है क्वेश्चंस को पहले देखा गया है, आपके एग्जाम को एनालाइज किया गया है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन ए इज पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी इज प्राकृत एंड ऑप्शन डी इज ब्राह्मी। जल्दी से आंसर कीजिए। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन बच्चों जो स्टोन के ऊपर या किसी मेटल जो प्लेट होते हैं उसके ऊपर जब उसको अनग्रेव करके जो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो उसको इंस्क्रिप्शन कह देते हैं। तो फर्स्ट टाइम स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में ली गई थी? चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट टाइम प्राकृत लैंग्वेज के अंदर जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थी वो मौर्यन पीरियड ठीक है, जो 326 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेशन के साथ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो मौर्यन पीरियड के अंदर जो थी फर्स्ट टाइम जो थी प्राकृत लैंग्वेज के अंदर जो इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखी गई थी। ठीक है, अमंग दिस एंशियंट वन इज सोघोड़ा ताम्रा लेक विच हैव बीन एक्सकावेटेड फ्रॉम द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सोघोड़ा एक प्लेस है यूपी के अंदर जहाँ से जो ये जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है वो मिला है। ठीक है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टाइप एक 2 से 3 जो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, जैसे एक्सकावेटेड फ्रॉम गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आपसे डिस्ट्रिक्ट का नेम भी जो है वो पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन बच्चों, तो प्लीज आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता बिलोंग्स टू ए प्री हिस्टोरिकल, बी हिस्टोरिकल, सी प्रोटो हिस्टोरिकल एंड डी पोस्ट हिस्टोरिकल। तो जैसे हमने अभी बात करी थी कि पूरे के पूरी जो हमारी इंडियन जो भी हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिकल। प्री हिस्टोरिकल के अंदर जहाँ पर हमें लिखित रूप से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, हम जो आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसको देख करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड लेते हैं। ठीक है, जैसे स्टोन की हमने पैलोलिथिक एज की बात करेंगे, न्यूलिथिक एज की बात करेंगे, मेसोलिथिक एज की बात करेंगे। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस पार्ट से बिलोंग करती है? जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख ले। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। की इंफॉर्मेशन जो प्रोटो हिस्टोरिकल इसको इसलिए बोला जाता है कि जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रिटन था, ठीक है, जो लिटरेचर था, जो लैंग्वेज थी वो तो लिखी जाती थी, बट अभी तक जो हम इस लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाए हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है स्टिल अनडेसिफर्ड, कि हम अभी तक इसको जो है वो पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिकल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल क्यों बोला जाता है आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिकल लैंग्वेज बोला जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A statue of bearded man was found at, कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, हड़प्पन सिविलाइजेशन से बेस्ड क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसमें जो स्टैचू ऑफ एक बियर्डेड मैन का एक स्टैचू मिला है वो कहाँ से मिला है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी चंदहुदारो एंड डी धोलावीरा। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि जो डिफरेंट जो साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसकी कुछ एक स्पेसिफिक जो है एक इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक वहाँ का से कुछ एक्सकावेशंस के थ्रू कुछ ऐसे स्पेसिमेंस जो वहाँ से हमें मिले हैं, तो वो उस साइट को डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन हमें कहाँ से मिला है आपको ये बताना है। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी चंदहुदारो एंड डी धोलावीरा। तो जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो से हमें जो है बियर्डेड मैन का जो स्टोन स्कल्पचर है वो हमारे को मिलता है। ठीक है, उसकी जो आईज है, हिज आईज आर हाफ क्लोज्ड एंड पोस्ट इन अ मेडिटेशन। जो उसकी आईज है वो हाफ क्लोज्ड है, वो एक मेडिटेशन के पोस्चर में वो जो है बैठे हुए मिलते हैं। अक्रॉस द लेफ्ट शोल्डर इज एन एम्ब्रॉयडर्ड क्लोक। ठीक है, जो गमछा टाइप जैसे हम ले लेते हैं लेफ्ट शोल्डर के ऊपर, तो वो उनके मिलता है एम्ब्रॉयडर्ड क्लोक। इन द ओपिनियन सम स्कॉलर इट कुड बी अ बस्ट ऑफ
प्रीस्ट, कि कुछ स्कॉलर्स का ऐसा भी मानना है कि ये जो बस्ट है, ठीक है, ये जो स्कल्पचर मिला है बेडेड मैन का, ये जो है उस समय के जो प्रीस्ट थे उनको दर्शाता है। ठीक है, अभी ये पुष्टि इस तरीके का कुछ ऐसा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस टाइम पे प्रीस्ट थे या नहीं थे, बट कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों जो मोहनजोदारो से ही रिलेटेड है। ठीक है, लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो को जो है लोकल नेम उसको किस नाम से जो है वो जाना जाता है? ए माउंट ऑफ लिविंग, बी माउंट ऑफ सर्वाइवर, सी माउंट ऑफ डेड एंड डी माउंट ऑफ ग्रेट। टीला ऑफ माउंट मीन्स जो टीला हम पंजाबी लैंग्वेज में बोल दिया जाता है, टीला जिसको पटीला बोल देते हैं। तो माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ सर्वाइवर, माउंट ऑफ डेड एंड माउंट ऑफ ग्रेट। तो जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर जो रहेगा बच्चों इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदारो जो है वो उसका ओरिजिनल नेम नहीं है, जो वहाँ के जो लोकल विलेजर्स हैं, ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज है मोहनजोदारो की, उसमें जो माउंट ऑफ डेड है, ठीक है, जो मृतकों का टीला जिसे क्या देते हैं, उसको मोहनजोदारो जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ लोगों की कुछ ऐसे बॉडीज मिली हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के जो स्केलेटन्स मिले हैं जिसके ऊपर जो है कट के निशान है। तो यहाँ से जो इसकी वजह से जो माउंट ऑफ डेड जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो अननोन है, जिसके बारे में कोई जानकारी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिलती है? ए हॉर्स, बी बुल, सी एलिफेंट या डी राइनो। तो जल्दी से आंसर कीजिए। ये जो इस तरीके का जो क्वेश्चन है बेसिकली बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का। आप चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम रहे, चाहे वो यूपीएससी लेवल का एग्जाम रहे, ठीक है, या स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम रहे, इनफैक्ट जो पीसीएस जो पंजाब सिविल सर्विसेज है वहाँ पे भी इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है हिस्ट्री जो है पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपकी प्रिपेयर हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ। तो 2017 के अंदर जो है इंडस ये सेम इसी टाइप से जो क्वेश्चन है जो आज पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के एग्जाम के अंदर, तो उस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको जो है प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज बच्चों ऑप्शन ए हॉर्स जो है उसकी बोन्स के जो स्पेसिमेंस मिले हैं, बट इससे कोई फुल प्रूफ जो है वो एविडेंस नहीं मिलता है कि वो बोन्स जो है वो हॉर्स की हैं या किसी और एनिमल, चाहे वो डोंकी हो या किसी कैमल की हो, उसकी भी वो बोन्स जो है वो हो सकती हैं। तो अभी तक ये जो है कि इसी तरीके का जो है स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि वो जो बोन्स है वो हॉर्स की हैं। ठीक है, तो आपने जो अपनी मूवी देखी है मोहनजोदाड़ो, उसमें रोहित कह रहे हैं, ऋतिक रोशन को देखकर जो है वो आपने आंसर नहीं लगाना है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए कि हॉर्स के जो भी वहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको वो डोमेस्टिकेट नहीं करते थे हॉर्स को। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रोड द बुक रिटर्न ऑफ आर्यंस। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पंजाब पटवारी में पहले भी पूछे जा चुके हैं, जो बुक्स के ऊपर बेस्ड कि किसी भी बुक का कोई राइटर से आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। तो जल्दी से आंसर कीजिए। रिटर्न ऑफ आर्यंस को लेकर के बुक जो है वो किसने लिखी है? ए भगवान सिंह गिडवानी, बी एल.डी. काला, सी अविनाश चंद्र दास या डी डी.एस. त्रिवेदी। बुक्स के नेम, ठीक है, आपको जो है इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जो डिफरेंट ऑथर्स रहे हैं, डिफरेंट जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने किसके ऊपर किया क्या, उनकी जो बुक का नाम है वो क्या है, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। एक जो क्वेश्चन होता है स्पेसिफिकली इस एरिया से जो है वो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये आपका आप जो है वो उसमें एक मार्क्स के लिए आपको जो आपको एडवांटेज रहेगा कि आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है जो साथ साथ वो पता लग रहे हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज भगवान एस गिदवानी। द रिटर्न ऑफ आर्यंस वाज रिटन बाय भगवान एस गिदवानी। द बुक टेल्स द एपिक स्टोरी ऑफ आर्यंस, ए ग्रिपनिंग टेल ऑफ किंग्स एंड पोइट्स, ठीक है, एंड द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये जो रिटर्न ऑफ आर्यंस की जो बुक है वो किसने लिखी है? भगवान एस गिदवानी ने। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
वैदिक रिवर वितस्ता हैज बीन आइडेंटिफाइड विद। आपको पता है कि जैसे वैदिक एज के अंदर जो पंजाब की जो रिवर्स हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जो है वो जाना जाता था। ये तो आज के मॉडर्न नेम्स हैं। तो वैदिक एज जो ऋग्वैदिक जो बुक है उसके अंदर जो इन नेम्स के जो एंशियंट नेम्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको वो बताना है। तो वितस्ता रिवर किस वैदिक रिवर का नाम है? ए रावी, बी झेलम, सी चिनाब या डी ब्यास। तो जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। वितस्ता रिवर को जो है वैदिक काल, आज की जो मॉडर्न रिवर्स के नेम है उसमें वितस्ता किसको जो रिवर को है वो कहा जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पंजाब का कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जो है वैदिक एज से जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो वो इसी एरिया से। तो झेलम रिवर है, ठीक है। जो झेलम रिवर है उसको वितस्ता रिवर के नाम से ऋग्वैदिक एज में जाना जाता था, ठीक है। द वितस्ता इज द मेंशन एज वन ऑफ द मेजर रिवर्स बाय द होली स्क्रिप्चर ऑफ इंडियन आर्यंस ऋग्वेदा। इट हैज बीन स्पेकुलेटेड दैट वितस्ता मस्ट हैव बीन वन ऑफ द 7 रिवर्स सब सिंधु मेंशन सो मेनी टाइम्स इन द ऋग्वेद। जो वितस्ता रिवर है, ठीक है, वो जो सब सिंधु जिन रिवर्स 7 रिवर्स की, ठीक है, 7 नदियों की जिसकी बात जो है ऋग्वेद में की गई है उसके अंदर जो वन ऑफ द रिवर्स थी वो झेलम रिवर है। तो इसके साथ जो बाकी की जो रिवर्स हैं, ठीक है, चाहे वो सिंधु रिवर हो किस नाम से जाना जाता था? इंडस रिवर जैसे है, ठीक है, सॉरी मैं नाम जो उल्टा बोल गया। इंडस रिवर को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था, झेलम को वितस्ता के नाम से, चिनाब को एस्किनी के नाम से, रावी को परुशनी के नाम से, ठीक है, सतलुज को सुतुधारनी के नाम से, सुतुदरिया, ठीक है, और जो ब्यास रिवर थी उसको विपस के नाम से। तो आपको जो रिवर्स हैं, ठीक है, जो 7वीं जो रिवर, जो 7th रिवर है वो तो सरस्वती रिवर है, ठीक है। अभी भी उसकी जो खोज है वो चल रही है कि वो रिवर कहाँ से निकलती है और किसके जाकर के कहाँ मिलती है। तो बाकी की जो 6 रिवर्स है आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, उनके एंशिएंट नाम जो है वो पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस बैटल ऑफ किंग्स बिटवीन भारत एंड द होस्ट ऑफ 10 किंग्स वाज फाउट नियर द रिवर। कि जो फेमस बैटल ऑफ किंग्स है, ये भी जो ऋग्वेद है उसके अंदर इस जो ये बैटल है उसका मेंशन जो है वो किया गया है, जो कि भारत और होस्ट ऑफ 10 किंग्स जो है वो किस रिवर के पास हुई थी। इसी भारत राजा के नाम से जो हमारे देश का जो नाम है, वन ऑफ द नेम इस भारत भी जो है उसको कहा जाता है। तो इसी ट्राइबल एरिया के जो राजा थे, किंग थे, उसी के नाम से जो है भारतवर्ष जो नाम है वो दिया गया है। तो जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परुशनी एंड डी वितस्ता। तो अभी तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो मॉडर्न नेम्स थे उस बेस के ऊपर उसका जो एंशिएंट नेम के बेस पे मॉडर्न नेम पूछा गया था। अब जिसमें एंशिएंट नेम दिए गए हैं, अगर आपको एंशिएंट नेम नहीं पता होंगे तो आपके लिए इस क्वेश्चन को आंसर करना वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। बट चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है जल्दी से देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज परुशनी, ठीक है। अब परुशनी को जो मॉडर्न नेम है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि परुशनी को किस नाम से जो है वो जाना जाता था, परुशनी रिवर। परुशनी को आज के मॉडर्न इंडिया में जो मॉडर्न टाइम में जो नाम दिया गया है वो क्या किस नाम से जाना जाता है, वो है रावी रिवर, ठीक है। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स बिटवीन भारत एंड द होस्ट ऑफ 10 किंग्स वाज फाउट नियर द रिवर परुशनी मींस मॉडर्न रिवर रावी। इन द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राइबल वार द किंग ऑफ भारत सुदास वाज विक्टोरियस। तो इसमें से जो भारत किंग थे, ठीक है, भारत जो किंग थे उनकी विजय रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओपन दैट द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस वाज आर्कटिक रीजन। तो आपको पता है कि, ठीक है, कि जो आर्यंस के इन्वेडर को जो उनको एक इन्वेडर भी कहा जाता है, ठीक है, और उनके ओरिजिन से लेकर के बहुत सारी डिबेट जो है अब आज तक जो है उसका कोई जो है रिजल्ट नहीं निकल पाया है। तो उनके ओरिजिन को लेकर के डिफरेंट जो हिस्टोरियन है, डिफरेंट ऑथर है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ ने उनके ओरिजिन को लेकर डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। तो जो आर्कटिक रीजन की जो थ्योरी है कि वो आर्कटिक रीजन से आए थे, वो थ्योरी किस पर्सनैलिटी ने दी है? ऑप्शन इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी इज मैक्स मुलर, ऑप्शन सी इज दयानंद सरस्वती एंड डी इज AC दास। तो जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। जो आर्कटिक रीजन की जो थ्योरी थी वो उनके ओरिजिन की वो 1998 के अंदर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनको लोकमान्य फेमसली बोला जाता था। 1897 के बाद
इसके बारे में हम बात करेंगे कि उनको लोकमान्य क्यों बोला जाता था। 1897 में उन्होंने एक जर्नल लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था अपने न्यूज़पेपर के अंदर, जिसके बाद उनको जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था, सो डैट कि वो उस अरेस्ट के बाद जो थे वो पूरे के पूरे इंडिया में फेमस हो गए थे। इसके बाद उनको लोकमान्य का जो था नाम जो था वो दिया गया था। इस थ्योरी में क्या प्रपोज किया गया है, क्या बोला गया कि नॉर्थ पोल वाज द ओरिजिन ऑफ होम ऑफ आर्यंस, ठीक है, ड्यूरिंग द प्री ग्लेशियर पीरियड विच दे हैड टू लिव ड्यू टू आइस डेल्यूज अराउंड 8000 BC, कि 8000 BC के बाद जो है बिफोर क्राइस्ट एरा के बाद जो था इन्वायरमेंट में चेंज आने लगा, और जो आर्कटिक रीजन की जो बर्फ थी, ठीक है, वहाँ की जो आइस थी वो जो थी वो पिघलना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से उनको जो अपना घर तो था वहाँ से छोड़ना पड़ा, और वो जो है साउथ की तरफ उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया। इन सपोर्ट ऑफ टू दिस थ्योरी तिलक has represented certain Vedic hymns and Vedic calendars with interpretation of contents in detail। तो इसके लिए जो तिलक ने कुछ बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने कुछ वैदिक हाइम्स जो वहाँ के जो वैदिक के जो मंत्र थे और वैदिक कैलेंडर के इंटरप्रिटेशन करके बताया गया कि जो उनका रीजन था वो नॉर्थ पोल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों स्क्रीन पर। पतंजलि एक ऋषि थे एंशियंट टाइम में, तो उनको जो है वो किस से रिलेटेड थे? ए फिलोसफर ऑफ योगाचार्य स्कूल, ठीक है, द ऑथर ऑफ बुक ऑन आयुर्वेदा, ए फिलोसफर ऑफ द माध्यमिक स्कूल एंड द ऑथर ऑफ कमेंट्री ऑन पाणिनि संस्कृत ग्रामर। तो जल्दी से आंसर कीजिए। पतंजलि बहुत फेमस नेम है आज की डेट में भी, ठीक है, तो बहुत 6th सेंचुरी में जो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे पतंजलि, एक ऋषि थे, सेज थे, ठीक है, उनके ऊपर जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। बाबा रामदेव, पतंजलि नाम सुनते ही आपके नाम दिमाग में बाबा रामदेव जी का नाम जो है वो घूमना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, तो इस वजह से तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पतंजलि जो था ऑथर ऑन पाणिनि अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो संस्कृत बुक थी, ठीक है, संस्कृत जो उन्होंने संस्कृत ग्रामर के ऊपर जो उन्होंने बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, उसको समराइज किया था, उसकी समरी जो थी उसके ऊपर कमेंट्री जो थी उन्होंने दी थी, और ही कंपाइल्ड अ फेमस बुक योगा सूत्रा, तो उसको योगा सूत्र उन्होंने फेमस बुक को भी कंपाइल जो किया था। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who destroyed the Nalanda University in 1202 AD? कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने डिस्ट्रॉय की थी? ए मोहम्मद गौरी, बी बख्तियार खालजी, सी महमूद ऑफ गजनी एंड डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, आपको मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा। आपको जो है जब भी कोई भी मेरा किसी भी सेशन हो, चाहे वो हिस्ट्री पे हो, पॉलिटी पे हो या एग्रीकल्चर पे हो, किसी को भी बेस्ड हो, तो आपको जो है आपकी नोटबुक के साथ बैठना है, ठीक है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपको वो भी जो है अपनी जो नोटबुक है उस पर लिखी जानी है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी गुप्ता पीरियड के टाइम पर बनी थी, ठीक है। जो कुमारा गुप्त थे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी, तो उनके टाइम पर थी जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बनी थी। बट इसको तोड़ा तो 1202 में जो इसको तोड़ दिया गया था, तो वो किसने तोड़ा था? चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज बख्तियार खालजी डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आज भी जो है बख्तियारपुर जो है बिहार के अंदर जो एरिया है, तो वो बख्तियार खालजी के नाम से आज भी जाना जाता है। शुक्र है अभी तक जो बख्तियारपुर का नाम जो है अभी इतना न्यूज़ में नहीं आया, नहीं तो इसका नाम भी बाकी के जो इंडिया के जो हेरिटेज सिटीज़ हैं उसके नाम जिस हिसाब से वो चेंज किए जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इनका नाम भी जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि ये भी एक जो है बख्तियार जो खिलजी थे, बख्तियार खालजी, खिलजी नहीं बख्तियार खालजी, आपको ध्यान रखना है खिलजी और खालजी में दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये तो डिफरेंट जो नेम्स हैं, दो डिफरेंट सन नेम्स हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो बख्तियार खालजी ने डिस्ट्रॉय किया था 1202 में। चलिए इसका करेक्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ एट चित्तौड़ वाज बिल्ट बाय, विजय स्तंभ, ठीक है, तो किसने चित्तौड़ में जो ये बनाया था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा प्रताप एंड ऑप्शन डी इज राणा उदय सिंह। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ जो है किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है राणा सांगा,
ऑप्शन बी है राणा कुंभा, ऑप्शन सी है राणा प्रताप एंड ऑप्शन डी है राणा उदय सिंह। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर क्या रहेगा? द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राणा कुंभा। ठीक है, विजय स्तंभ जो था राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, दी टावर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मेवाड़ किंग राणा कुंभा इन 1448 1448 ईस्वी में जो है वो राणा कुंभा जी ने विजय स्तंभ को बनवाया था। ठीक है, टू कोमेमोरेट अपनी उन्होंने जो विक्ट्री जो है वो उनकी कंबाइंड आर्मी ने मालवा ऑफ गुजरात जो महमूद खिलजी के ऊपर जो उन्होंने जो विक्ट्री जो थी वो ली थी, उसको जो है वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए जो है विजय स्तंभ जो है बनाया गया था। और ये टावर किसको डेडिकेटेड है? विष्णु, लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, तो आपको जो है इंफॉर्मेशन इसको एज अ रिसोर्स लेकर के चलना है। मे बी वो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि जो विजय स्तंभ जो राणा कुंभा ने 1448 में बनाया था वो किस लॉर्ड को या किस भगवान को, ठीक है, जो है वो जिस नाम से उनको रखा जाता है, किसको डेडिकेट किया जाता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए किसको डेडिकेट किया जाता है, किस भगवान को, किस लॉर्ड को? लॉर्ड विष्णु। चलिए, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर का नाम जो है आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो आपको करेक्ट बताना ही होगा। तो ऑप्शन ए जो रहेगा आपका वो रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रहेगा इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रहेगा सुल्तान महमूद 11 एंड ऑप्शन डी बलबन। वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ इस तरीके कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, वो बहुत इजी क्वेश्चन भी है। तो सभी बच्चों ने जो है वो उसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही करना है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गोरी जो थे वो जब कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना जो गवर्नर था वो उनको बना करके गए थे। ठीक है, तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 में, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। 1206 ईस्वी से लेकर 1210 तक इन्होंने जो है वो राज किया था। ठीक है, जो इनकी कैपिटल रही थी वो उस टाइम में वो दिल्ली में रहते थे। तो जो फर्स्ट स्लेव थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश वाज द थर्ड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, उसके बाद जो थे दिल्ली सल्तनत पे जो इल्तुतमिश आए थे। इल्तुतमिश भी एक स्लेव थे, तो इसको स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोला जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मोहम्मद गोरी के स्लेव ही थे, जिसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी जो है चलती है। ठीक है, चलिए इस आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, हु वाज द ऑथर ऑफ फतूहत ए फिरोज शाही? फतूहत ए फिरोज शाही किसने का ऑथर कौन है? ऑप्शन ए इज शम्स ए सिराज अफीफ, बी इसामी, सी जियाउद्दीन बरानी एंड डी सुल्तान फिरोज शाह। जल्दी से आंसर कीजिए, फतूहत ए फिरोज शाही के ऑथर कौन है? ऑप्शन ए है शम्स ए सिराज अफीफ, ऑप्शन बी इसामी, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बरानी, ऑप्शन डी सुल्तान फिरोज शाह। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते। ऑप्शन डी फिरोज शाह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी ही थी फतूहत फिरोज शाही। ठीक है, जो उनके जो उस टाइम पे जो तुगलक डायनेस्टी थी उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने पास किए थे उस टाइम पर, उसको इलस्ट्रेट करती है फतूहत फिरोज शाही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया? कि फर्स्ट इंग्लिश शिप जो इंडिया में आया था उस शिप का नाम जो है आपको बताना है। ऑप्शन इज एलिजाबेथ, ऑप्शन बी इज टाइटैनिक, ऑप्शन सी इज रेड ड्रैगन, ऑप्शन डी इज मेफ्लावर। तो जल्दी से आंसर कीजिए। जो फर्स्ट इंग्लिश शिप था जो इंडिया में, इंग्लिश शिप ध्यान में रखना है, यूरोपियन शिप नहीं बोला गया है, इंग्लिश शिप बोला गया। तो आपको बताना है कि ब्रिटेन, ठीक है, जो ब्रिटिश जो यूके जो ब्रिटेन की पावर जो, ठीक है, जो इंडिया में आए थे उन्होंने फर्स्ट शिप का जो नाम वो क्या था? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए इसे करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो था वो शिप का नाम था, जो इंग्लिश जो फर्स्ट शिप था जो इंडिया में आया था। तो रेड ड्रैगन जो है जो शिप के ऊपर जो पोर्तुगीज के साथ बैटल ऑफ स्वेले,
तो आपसे भी पूछा जा सकता है बैटल ऑफ स्वेल्ले किस किस के बीच में हुई थी, तो आपको पता होगा कि बैटल ऑफ स्वेल्ले किसके बीच में हुई थी, पोर्तुगीज एंड इंग्लिश, ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटेन और पोर्तुगीज के बीच में बैटल ऑफ स्वेल्ले 1612 में हुई थी। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 से 3 चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा रही है। आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसको एज अ रिसोर्स लेकर के चलना है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएंगे, यही क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाएगा, बट आपको ऐसे इसको एज अ रिसोर्स जो है वो लेकर के चलना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी अडोप्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी, कि किस यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला पानी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की थी। ए डच कंपनी, बी फ्रेंच कंपनी, सी पोर्तुगीज कंपनी एंड डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी स्पेसिफिकली क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर जो थे वो पास जो थे, जो समुंदर था, ठीक है, ब्लू वाटर जो आपको पता होगा जो समुंदर था उसके पॉलिसी, ठीक है, उसके अंदर जो भी ट्रेड होगा वो उस ट्रेड को लेकर के जो पॉलिसी जो थी फर्स्ट टाइम किसने तैयार की थी। तो वो क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली आपसे पूछा गया था, आपको पता चल गया होगा ब्लू वाटर एक्चुअली पॉलिसी थी क्या, कि समुंदर के थ्रू जो भी ट्रेड होगा उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के जो एक पॉलिसी तैयार की गई थी, तो वो फर्स्ट टाइम किसने तैयार की थी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज बच्चों ऑप्शन सी। तो पोर्तुगीज की जो पॉलिसी थी वो फर्स्ट टाइम जिन्होंने अडॉप्ट की थी वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी अडॉप्टेड बाय पोर्तुगीज। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बिकम द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसरॉय इन इंडिया इनिशिएटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो फर्स्ट पोर्तुगीज वायसरॉय थे इंडिया में, उन्होंने इनिशिएट किया था ब्लू वाटर पॉलिसी को, विच एम्ड एट पोर्तुगीज मास्टरी ऑफ द सी एंड कन्फाइंड पोर्तुगीज रिलेशनशिप विद इंडिया ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। कि किस तरीके से जो सी रूट है उसके ऊपर उस पर मास्टरी की जाए और जो पोर्तुगाल के जो रिलेशन है इंडिया के साथ वो सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स तक ही सीमित रहे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है कि क्यों जो बाकी की यूरोपियन पावर्स थी वो इंडिया को डोमिनेट नहीं कर पाई, क्यों ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया के ऊपर रूल करने में सक्सेसफुल रहे थे, ठीक है। तो बाकी की जो यूरोपियन पावर्स आई थी बेसिकली वो ट्रेड करने के लिए आई थी, अपना ट्रेड करते थे और चुपचाप चले जाते थे। तो पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड लास्ट टू लीव द इंडिया। सबसे पहले जो पोर्तुगीज ही इंडिया में आए थे और जो सबसे लास्ट में जो इंडिया से गए थे वो भी कौन थे? पोर्तुगीज ही थे, ठीक है। गोवा जो था लास्ट में, आपको पता होगा। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट पोर्तुगीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड वास्को डिगामा केम टू इंडिया। अब वास्को डिगामा इंडिया तो आए थे, सी तो सभी को पता होगा, पर कितनी बारी आए थे, क्वेश्चन ये है। तो आपको आंसर करना है कि वास्को डिगामा इंडिया में कितनी बारी आए थे। हाउ मेनी टाइम्स डिड वास्को डिगामा केम टू इंडिया। ऑप्शन ए इज 1 ओनली, ऑप्शन बी इज 2 टाइम्स, ऑप्शन सी इज 3 टाइम्स, ऑप्शन डी इज 4 टाइम्स। तो जल्दी से आंसर कीजिए। हाउ मेनी टाइम्स डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 टाइम जो थे वास्को डी गामा जो है इंडिया में आए थे, ठीक है। ही अराइव्ड इन इंडिया इन सितंबर, एक तो वो आए थे 1498 के अंदर, ठीक है, कोची उसमें, ठीक है, केरला की कोस्ट पर कोचीन में आए थे। उसके बाद जो वो आए थे ही अराइव्ड इन इंडिया सितंबर 1524 एंड डाइड इन द सिटी ऑफ कोचीन ऑन क्रिसमस ईव, ठीक है, 3 मंथ आफ्टर हिज अराइवल। तो जब 1500 उसके बाद 1502 के आसपास जो थी वो जो स्टार्टिंग थी 16th सेंचुरी की, ठीक है, उसमें वो आए थे। उसके बाद आए थे वो 1524 में। तो उस टाइम पे वो इंडिया के अंदर ही जो है उनकी जो डेथ हो गई थी। और आज भी अगर आप जाओगे तो आप अगर केरला में अगर जाएंगे तो आपको जो उनकी जो ग्रेव है आप उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 बार जो थे वास्को डी गामा इंडिया में आए थे। चलिए, द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो बहुत से बच्चों को शायद इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता ना हो कि इंडिया की जो कैपिटल थी वो सबसे पहले कैलकाटा होती थी, उसको जो था बाद में आकर के दिल्ली शिफ्ट किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर, ठीक है। मैंने आपको जो है थोड़ा सा क्लू दे दिया है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए कि लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर जो थी जो इंडिया की कैपिटल थी वो कलकत्ता से दिल्ली जो थी शिफ्ट की गई थी, तो वो किस ईयर के अंदर जो थी वो शिफ्ट की गई थी। आपको ऑप्शन ए रहेगा 1910,
ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912 एंड ऑप्शन डी 1913। 1910, 1911, 1912, 1913। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए कि कैपिटल ऑफ इंडिया को शिफ्ट किया गया था कोलकाता से दिल्ली में, वो कब किया गया था। चलिए करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन सी 1911 में जो था किंग जॉर्ज 5 उनका जो क्राउन किया गया था इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए एक दिल्ली दरबार जो था वो चलाया गया था, तो उसके अंदर अनाउंस किया गया था जो इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई है, ठीक है। तो दिल्ली दरबार के अंदर 1911 में किंग जॉर्ज 5 के क्राउन होने पे, ये आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। वहाँ पे आपको किंग जॉर्ज 6, 7, 8 या कोई और किंग एडवर्ड का नाम वो दे सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना जब किंग जॉर्ज का जो 5 का जो जब उनको क्राउन किया गया था उस समय दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग दैट टाइम वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो कैपिटल की जो थी इंडिया की उसको शिफ्ट किया गया था फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो बच्चों ये हमारा आज का जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेशन है उसको हम खत्म करेंगे, तो आप जल्दी से आंसर कर दीजिए। विनोबा भावे वाज चोजन द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह, हु वाज द सेकंड। तो देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, सभी बच्चे जो है वो याद करके जाते हैं कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन था, बट यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि सेकंड कौन थे। ऑप्शन ए इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजा गोपालचारी एंड ऑप्शन डी इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ये भी पता चल गई कि जो फर्स्ट सत्याग्रही थे जिनको इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए जो था चूज़ किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वार 2 के बाद, महात्मा गांधी जी ने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह का जो इनिशिएटिव लिया था वर्ल्ड वार 2 के बाद, तो उसमें फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। बट आपको जो वो बताना है वो आपको बताना है कि सेकंड सत्याग्रही कौन थे। तो सेकंड सत्याग्रही कौन थे, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए इसका करेक्ट, तो जो सेकंड सत्याग्रही थे बच्चों वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो विनोबा भावे वाज चोजन बाय महात्मा गांधी एज अ फर्स्ट सत्याग्रही, जैसे अभी आप क्वेश्चन में हमने देखा 1940 के अंदर। तो जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था तो सेकंड जिसको बोला गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह करने के लिए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला गया था, ठीक है। तो सेकंड जो सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये फर्स्ट टाइम था कि जब विनोबा भावे फर्स्ट टाइम जो था लोगों के, जो भारत के, जो इंडिया के जो लोग थे उनके सामने उनकी जो अटेंशन उनको मिली थी, ठीक है। और जो विनोबा भावे जो थे वो गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के मतलब कि जो वुमेन इमेंसिपेशन को लेकर के, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की अपलिफ्टमेंट के लिए, या कॉटन इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री या विलेज पंचायत लेवल पर जिस तरीके के जो वर्क करते थे उसकी डेवलपमेंट के लिए, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो विनोबा भावे जो थे वो स्टार्टिंग से ही गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे इस तरह के कामों के लिए, तो विनोबा भावे को इसलिए जो था वो चूज़ किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। अपने नेक्स्ट सीजन, अपना जो हमारा जो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये जो सेशन है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ नॉलेजेबल आपने गेन किया हो, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और अभिपीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो ये टाइम है, जैसे हमने स्टार्टिंग की जो कोड था हमारा, समटाइम्स वी विन समटाइम वी लर्न, तो ये लर्निंग का टाइम है, इसको जो हमने वो है वेस्ट नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट जो है अभी बहुत इजीली बैठे हुए हैं कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है या कुछ इस तरीके का कुछ एग्ज़ाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यही टाइम है जब हमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंसोलिडेट करना है, ठीक है। और जो ये कोरोना वायरस से जो एक जंग, जो एक वॉर चल रही है, इसको हर हालत में जीतना है, क्योंकि हारते तो हम कभी हैं ही नहीं, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं, तो सीख कर ही जीतना है। चलिए अपने आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।